तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ठीक है, पहले 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, तो आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या, कार्बन। जो कार्बन का सिंबल होता है वो क्या होता है बच्चों, सी होता है। इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या होता है, नॉन मेटल होता है कार्बन। ठीक है, फिर अगर इसके हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। और इसके मास नंबर की बात करें तो मास नंबर क्या होता है, 12 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, मतलब कि 2 और 4। ठीक है, मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है, 4। ठीक है, कार्बन क्या करता है, कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटनेशन क्या है, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कैटनेशन। ये सिर्फ कार्बन के अंदर ही होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। उसी को जब बॉन्ड बनता है उसकी वजह से तो क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर between two atoms are known as covalent bond and that compound is known as covalent compound। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे H2, अगर H2 का हम स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो ये क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तो दोनों के पास 2-2 हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर हम ऐसे HCl को देख लें, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास कितने होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे बॉन्ड दिखा देंगे। ठीक है, 3 3 6 1 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं क्या, शेयरिंग, और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। क्या होती है कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट देखते हैं क्या, कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली लिक्विड और गैसेस। ये किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। इनके मॉलिक्यूल के बीच में बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड होते हैं या तो गैसेस होते हैं। ठीक है, अब कोवेलेंट कंपाउंड का अगला पॉइंट देखते हैं क्या, कोवेलेंट कंपाउंड है यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत लो होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के। अब कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। ये वाटर में घुलते नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिड में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और ऑर्गेनिक सॉलिड में घुल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आयंस नहीं होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या था, उनके पास चार्ज या आयन होता था, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करते थे इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला डिफरेंस तो यही देख लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। ठीक है, और जो कोवेलेंट कंपाउंड में होता है वो क्या होता है, वो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, वो 2 नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। ठीक है, इन ए कोवेलेंट बॉन्ड द 2 एटम्स कम्स टुगेदर टू शेयर द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ एटम टेकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था, उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता था उसी को क्या बोलते थे, उसी को हम क्या बोलते थे, कोवेलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की क्या होती थी, ट्रांसफर होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता था उसी को हम क्या बोलते थे, आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं किसी की अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में आता है मॉलिक्यूल्स हैव नो डेफिनिट शेप एज दे हैव लैटिस स्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा होगा सोडियम साल्ट जो था, सोडियम ठीक है, टेबल सॉल्ट था, उसका क्या वो लैटिस स्ट्रक्चर होता था, उसकी कोई डिफिनिट शेप नहीं होती थी। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी एक डिफिनिट शेप होती है, कोवेलेंट कंपाउंड की क्या होती है, डिफिनिट शेप होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई, क्योंकि इसमें चार्ज या आयन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बट थर्मल कंडक्टिविटी यूजुअली लो। ठीक है, अब अगले बात करें तो क्या, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत हाई होते हैं, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। आयनिक कंपाउंड को बताया ही हमने क्या, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं क्या, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट द वेरियस फिजिकल फॉर्म
in which an element can exist are called allotropes of the element. एक एलिमेंट कई फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करने को ही क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? इधर हमने 3 एलोट्रॉप्स दिखाए हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरीन, ठीक है। इसमें आपके चैप्टर के हिसाब से 2 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। अगर बात करें डायमंड की, तो डायमंड क्या होता है? डायमंड जो होता है वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, स्पार्कलेस होता है एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट, विच इज वाई दे आर डिस्क्राइब्ड एज लस्ट्रस, ठीक है। डायमंड को क्या बोला जाता है? लस्ट्रस बोला जाता है। डायमंड को क्या बोला जाता है? लस्ट्रस, ठीक है। अब इसकी अगली पॉइंट की बात करें तो क्या है? इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस नहीं होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अब इसमें हम क्या देख लेते हैं? डायमंड का स्ट्रक्चर। जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वन जाइंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। ये कार्बन एटम्स का वन जाइंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एवरी एटम इन डायमंड इज बॉन्डेड टू इट्स नाइबर एटम बाय 4 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। जो इसमें एक कार्बन होता है वो अपने नाइबर वाले 4 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। मतलब एक कार्बन जो होता है इसका अगले 4 कार्बन से अटैच होता है। मतलब जितने भी इसमें कार्बन होते हैं डायमंड में वो अपने से नाइबर वाले 4 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं? कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास कटर, ठीक है। ग्लास कटर में करते हैं, रॉक ड्रिलिंग में करते हैं, ठीक है। रॉक ड्रिलिंग वाले जो इक्विपमेंट होते हैं चट्टान उट्टान को काटने वाले, उसमें क्या करते हैं? डायमंड का यूज। ज्वेलरी बनाने में करते हैं, या तो आपको पता ही है। आई सर्जन इसका एक उपयोग करते हैं, क्या? आई सर्जन करते हैं एज ए टूल टू रिमूव कैटरैक्ट्स, ठीक है। जो मोतियाबिंद होता है उसको हटाने के लिए आई सर्जन लोग इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, आपने देखा होगा पेंसिल में लगा हुआ, ठीक है। ग्रेफाइट इज ए ब्लैक, शाइनी एंड ओपेक, अपारदर्शी होता है, इसके आर पार कोई कुछ दिखाई नहीं देता है। ये बहुत स्लिपरी मटेरियल होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? वाटर में सोलुबल नहीं होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ग्रेफाइट कंटेन्स लेयर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ग्रेफाइट क्या करता है? एक लेयर ऑफ कार्बन होती है इसमें, एक लेयर ऑफ कार्बन, फिर दूसरी लेयर ऑफ कार्बन, ऐसे कार्बन की लेयर होती है। और जो एक कार्बन होता है इसमें कितने कार्बन के साथ अटैच होता है? इसमें 3। डायमंड में कितने के साथ अटैच होता था? एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता था। और इस कार्बन जब जो ग्रेफाइट का कार्बन होता है वो 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, तो इसकी वैलेंसी कैसे पूरा होती है? एक कार्बन आइटम 3 कार्बन आइटम के साथ अटैच होता है और उसमें से एक बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अब इसके यूज की बात करें तो क्या? मेकिंग इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, इलेक्ट्रिक आर्स एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके अगले पॉइंट की बात करें तो क्या? मेकिंग कोर ऑफ पेंसिल्स कॉल्ड पेंसिल लेड। इसका जो ग्रेफाइट के पाउडर का यूज होता है वो कहाँ पे? मशीनरी पार्ट्स में करते हैं एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है। अब हम अगले बात कर लेते हैं किसकी? फुलरीन की। फुलरीन क्या होता है? एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये हमने बना रखा है, क्या है? फुलरीन टाइप स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? C60 बकमिंस्टर फुलरीन, क्योंकि इसमें कार्बन कितने होते हैं? 60 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? C60 बकमिंस्टर फुलरीन। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सबसे पहला हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं सेचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या आता है? जैसे एल्केन, इसका अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है? 1 2 3 4 ... ठीक है। अब यहाँ पे अगर Cn की वैल्यू 1 रखे तो क्या हमारा हो जाएगा? CH4। n की वैल्यू अगर 2 रखे तो क्या हो जाएगा? C2H6। n की वैल्यू अगर 3 रखे तो क्या हो जाएगा? C3H8, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाओगे तो इसमें क्या निकलते जाएंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। C4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? H10, ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ठीक है। कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें C2H6 की, तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अब इसकी बाकी की वैलेंसी किसके साथ पूरी कर दो? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ पूरी कर दो? हाइड्रोजन के साथ। अभी हम IUPAC की बात करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
अब अगले की बात करें अगर C3H8 की, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या होगा, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, उसके बाद बाकी के बचे हुए हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम IUPAC की बात करेंगे, अभी इसमें फिर स्लाइड में वापस से आएंगे आगे चल के। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं। अगर एल्कीन्स का जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या होता है, CnH2n। ठीक है, अगर एल्काइंस की जनरल फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब जो एल्कीन होता है वो क्या होता है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्काइंस में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे जो होती है, सेचुरेटेड में क्या था, n की वैल्यू वहां से 1 से स्टार्ट होती थी, यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अनसेचुरेटेड में n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखे तो क्या हो जाएगा हमारा C2H4। n की वैल्यू अगर 3 रखे तो क्या हो जाएगा C3H6। n की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 रखे तो क्या हो जाएगा C4H8। ऐसे ही अगर यहाँ पे एल्काइंस की बात करें तो एल्काइंस में अगर n की वैल्यू 2 रखें क्या हो जाएगा C2H2। n की वैल्यू 3 रखें तो क्या हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4। अब यहाँ पे अगर 4 रखें तो क्या हो जाएगा C4H, 4 दूनी 8, 8 में 2 गया 6, C4H6। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो C2H4 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, क्योंकि एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया। अब बाकी की बची हुई वैलेंसी किसके साथ पूरी कर दो, किसके साथ पूरी कर दोगे, हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन की देख रहे होगे यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे C3H6 की बात करें तो कार्बन कितने कार्बन है, 3, एक कार्बन के साथ लगा देंगे डबल बॉन्ड और बाकी की वैलेंसी किसके साथ पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ। तो कितने यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 2 5, 3 8 और कितने कार्बन है, 3। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं किसका, ये गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, इसमें वैलेंसी कितनी हो गई, 3 3 6 7, अभी वैलेंसी कहीं गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड कम आएगा। ठीक है, अब देख लो वैलेंसी पूरी हो रही होगी, H H H, कार्बन की 4, यहाँ पे भी कार्बन की 4 हो गई, यहाँ पे भी कार्बन की 4 हो गई। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। अगर यहाँ पे C2H2 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड आएंगे, 3, क्योंकि ये एल्काइंस है। ठीक है, इस फार्मूले से डराइव हुआ है। अब बाकी की वैलेंसी किसके साथ पूरी कर दो, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे C3H4 की बात करें तो कार्बन कार्बन कितने होंगे, 3 होंगे और एक बॉन्ड आएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी की बची वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरी कर दो, इसकी पूरी है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये वैलेंसी इस तरीके से पूरी हो जाती है। तो ये हो जाते हैं हमारे क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं किसकी, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। IUPAC की बात करें तो सबसे पहले आपको उससे याद रखने वाली चीजें क्या, अगर 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 हो, 5 हो, तो इनके नाम क्या लिखते हैं। ठीक है, इनके नाम क्या लिखते हैं, अगर 1 कार्बन हो तो इसके लिए नाम क्या लिख देंगे, मेथ। 2 कार्बन हो तो इसके लिए क्या लिख देंगे, एथ। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। जब IUPAC नेमिंग करते हैं तो ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, IUPAC लिखने के लिए क्या रूल होता है, पहले प्रीफिक्स लिखो फिर लिखो सफिक्स। ठीक है, इससे हम IUPAC नेमिंग कर लेंगे। प्रीफिक्स तो हमारे मेथ हो गए और सफिक्स क्या होंगे, एन, इन, आइन। एन लगाते हैं किसके लिए, जब हमारा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इन कब लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। आइन कब लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम IUPAC की बात कर लें तो कोई हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अब पहले चले जाते हैं किसमें, सेचुरेटेड वाले में। अब यहाँ पे क्या करना है, IUPAC लिखना है। तो यहाँ पे 1 कार्बन है, कौन है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें क्या लिख जाएंगे, नेम। 1 कार्बन के लिए मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो नंबरिंग कर लो, 1 2, क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, एथेन हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पे इसकी बात कर ले तो कितने कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोप
और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन। अब बात कर लेते हैं किसकी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आईयूपीएसी नेम की। अब जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ। अब क्या लगेगा सफिक्स में, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। अब यहां पे बात करें तो यहां पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 इधर से करोगे तो डबल बॉन्ड दूर आएगा। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड हमेशा पास रहे, तो नंबरिंग यहां से करनी है। ठीक है, 3 कार्बन है तो कितना हो जाएगा, प्रोप। अब डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपीन। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन यहां पे होती तो क्या लिखते हैं, प्रोपीन 2। ठीक है, पोजीशन दिखाते, अब 1 तो ऑलरेडी छिपा होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। अब ऐसे इसकी बात कर लेते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ, ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा, आइन। ठीक है, अब इसकी बात कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोप। ठीक है, अब आइन लगा हुआ है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपाइन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। तो हमने पूरा आपको दिखा दिया है कि 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ये सारा याद कर लेना है। और उसके बाद सफिक्स में याद रखना है एन, इन, आइन। ठीक है, और भी कुछ आपको दिखा देते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम बताना है तो यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, या यहां से कर लो 1 2 3 4, दोनों में डबल बॉन्ड क्या है, दूसरी पोजीशन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब यहाँ पे कितने से, कौन से नंबर से अटैच्ड है, दूसरे नंबर से क्या अटैच्ड है, इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट इन 2। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2। और भी हम देख लेते हैं, जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर ड्रॉ है। ठीक है, तो नंबरिंग इसमें किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां से डबल बॉन्ड किधर से डबल बॉन्ड पास है, इधर से। डबल बॉन्ड की हमेशा प्रियोरिटी रहेगी। ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड पास रहेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहां से नंबरिंग कर लिया। अब यहां पे कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट, 5 के लिए पेंट लगा देंगे। ठीक है, अब देखेंगे कहां से डबल बॉन्ड अटैच्ड है, फिर उसके बाद कहां से ट्रिपल बॉन्ड अटैच्ड है। तो 2 से क्या अटैच्ड है, 2 से क्या अटैच्ड है, इन पेंट 2 इन 3 आइन, 3 से अटैच्ड है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, और 2 से अटैच्ड है क्या, डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन 3 आइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical properties due to different structure are called structural isomers and this property is known as isomerism। ठीक है, ऐसे आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिनके स्ट्रक्चरल, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लें CnH2n प्लस 2, अगर यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखें तो क्या हो जाएगा, C4H10। अगर आपको दिया हुआ है क्या, ब्यूटेन। ठीक है, क्या है, ब्यूटेन, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। अगर यहाँ पे ये दे दिया जाए और पूछा जाए इसके आइसोमर्स कितने होंगे, तो कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4, तो ये क्या हो गया स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर आप ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंसी अगर पूरी की जाए तो 3 2 2 3, कितने कार्बन थे, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 10, 3 2 5 2 7 3 10। यहाँ पे देख लेते हैं C3, एक एच यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे S3 आ जाएगा, यहाँ पे S3 आ जाएगा, 3 3 6 3 9 1 10। तो क्या ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो यही होते हैं क्या, आइसोमर्स, कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H10। अगर आपको दे दिया C4H10 के कितने आइसोमर्स होंगे, तो कितने होंगे, 2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हो, आइसोमर्स। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटेन। ठीक है, क्या, C5H12 दे देते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे तो कैसे करोगे,
ये नॉर्मल पेंटेन लिख दिया, ठीक है। अब इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हो, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, तो कितने आइसोमर्स होंगे? 3 आइसोमर्स होंगे, किसके? पेंटेन के, ठीक है। तो ऐसे आप आइसोमर्स बना लोगे, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है और कितनी उसकी पोजीशंस हो सकती हैं वो आपको दिखा देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ऐसे बन सकता है, ठीक है, एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया क्या? आइसोमर्स। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? जब हाइड्रोजन आइटम को हटा के कंपाउंड से कोई ग्रुप लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप, जिससे कंपाउंड क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाता है। ए ग्रुप ऑफ एटम आर बॉन्ड दैट डिफाइन प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमने दिए हैं बहुत सारे, ठीक है। OH दिया है, CHO दिया है, CO दिया है, COOH दिया है, COR दिया है, OR दिया है, ठीक है। तो अगर हमारा OH फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, तो हम प्रेफिक्स में तो कार्बन गिनेंगे कि एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, प्रो, ब्यूट, पेंटेक्स, लेकिन सफिक्स में इसके लिए क्या लगाएंगे? ऑल, ठीक है। अगर OH आ जाता है तो क्या लगाएंगे? ऑल। इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल, ठीक है। अगर यहां पे आ जाए हमारा क्या आ जाए? अगर आ जाता है हमारा CHO तो क्या लगाएंगे हम सफिक्स में? अल। अगर हमारा आ जाता है क्या? COOH तो क्या हम लगाएंगे? ओइक एसिड, ठीक है। अभी तक क्या लगाते थे? एन, इन, आइन, अब लगाएंगे क्या? ऑल, अल, ओइक एसिड। और क्या है? अगर ये हमारा आ जाता है क्या, तो इसमें क्या लगाएंगे? ओन, ठीक है। तो ये हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के टाइम पे इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे। जैसे हम देख लेते हैं क्या, जैसे यहां पे दे देते हैं हम आपको, इसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होगा, ठीक है। तो 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप लिख लोगे, ठीक है। अब OH लगा हुआ है तो एन तो लगाना ही है, लेकिन एन के ई को हटा के क्या लिखना है? ऑल। OH के लिए क्या लिखना है? ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। और आपको दे देते हैं 1 2 कंपाउंड, 1 2 3। अगर आपको दे दिया ये कंपाउंड, ठीक है, CHO, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? CHO, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें क्या लगाते थे सफिक्स में? अल। तो 3 कार्बन के लिए पहले 1 2 3, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन है? 3, तो क्या लगा दिया? प्रोप, एन, क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लेकिन इसमें ई को हटा के क्या लगाना है हमको? क्या लगाना है? अल, क्योंकि CHO ग्रुप है। अगर यहां पे दिया होता कार्बन कार्बन, अगर ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे नंबरिंग? 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, एन तो लिखेंगे, लेकिन एन के ई को हटा के क्या करेंगे? ई को हटा के क्या करेंगे? ओइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेन ओइक एसिड। क्या लगाना था? ओइक एसिड, ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे इसकी कर लेंगे क्या? IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। लेते हैं क्या? होमोलॉगस सीरीज। क्या होती है होमोलॉगस सीरीज? ए होमोलॉगस सीरीज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज इन व्हिच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप का यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। जैसे अगर CnH2n+2 है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन क्या होगा? CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। एक होमोलॉगस सीरीज में क्या डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट इज 14, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होता है? 14, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो क्या हो जाएगा? 12 + 1 × 2, मतलब कि 14, मतलब 14 का डिफरेंस होता है इनके मॉलिक्यूलर मास में, अगर वो होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है। 2 एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2, बताया ये। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम, क्योंकि किससे? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिराइव होते हैं, ठीक है।
और क्या लिखा है अगला पॉइंट, ग्रेजुअल चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीजेस। इनमें थोड़े से चेंजेस होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मासेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसमें बहुत थोड़े से चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, कार्बन कंपाउंड की। ठीक है, अब जैसे पहला देख लेते हैं कंबशन रिएक्शन। तो अगर कार्बन को जलाते हैं तो क्या हमारा बनता है CO2। ठीक है, कार्बन का कंबशन कराएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर हम इसमें देख लेते हैं क्या, CH3 CH2OH। अगर हम एल्कोहल का कंबशन कराते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा CO2 H2O प्लस, इसमें हीट और लाइट भी बहुत ज़्यादा निकलती है। ठीक है, अगर एल्कोहल का, हम एथिल एल्कोहल का कंबशन कराते हैं, जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलती है। कार्बन का कंबशन कराते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एडिशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अगर हम एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर किससे करवाते हैं, Br2 से, तो क्या होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है क्या, एडिशन, मतलब ब्रोमीन मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो गए, जुड़ गए दोनों आकर, तो ये क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, जैसे CH4 की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरीन के साथ होती है HNO की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, प्लस HCl। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी रिएक्शन हम निकिल की उपस्थिति में करवाएं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और हमारा क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं। ठीक है, तुमने कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, कंबशन पढ़ ली, एडिशन पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, हाइड्रोजनेशन पढ़ लिया। ठीक है, हाइड्रोजनेशन में नाम से क्लियर है, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं कलर ऑफ फ्लेम ऑफ बर्निंग हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो उनके कलर और फ्लेम क्या होते हैं, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम। ठीक है, जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो क्या देते हैं, एक क्लीन ब्लू फ्लेम देते हैं, व्हाइल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गिव सूटी फ्लेम। ठीक है, जब लिमिटेड अमाउंट में क्या होता है, जलाते हैं तो क्या होता है, एक सूटी फ्लेम देते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं किसकी, सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड की। ठीक है, सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं क्या, एथेनॉल। एथेनॉल में अगर केमिकल इसका फार्मूला का बात करें तो क्या होता है, CH3 CH2OH। ये क्या हो गया, एथेनॉल। दो कार्बन है, एन लगाएंगे, सफिक्स में क्या लगाएंगे, OH के लिए ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, अब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो एथेनॉल क्या है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। एथेनॉल का मतलब एल्कोहल, देखे होगे आपने, बहुत ज़्यादा एल्कोहल जो लोग लेते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं, जो एल्कोहल होता है उसी को एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, एथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वाटर में क्या होता है, सलूबल है। ठीक है, एल्कोहल को पानी में डाल के पीते हैं ना, तो पता ही होगा कि क्या होता है, सलूबल होता है आल प्रोपोर्शन में। इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है, और इसका टेस्ट जो होता है बहुत कड़वा होता है। ठीक है, बर्निंग टेस्ट होता है, जलाने वाला गले को। ठीक है, मैंने पी नहीं रखी है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं। ठीक है, अभी अगला क्या पॉइंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक बेवरेज। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जितने भी एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उसमें सब में ये यूज होता है। अगला पॉइंट क्या है, यूज इन मेडिसिन एट इट इज ए गुड सॉल्वेंट। मेडिसिन में यूज करते हैं, जैसे होम्योपैथिक वगैरह मेडिसिन में देखा होगा एल्कोहल जरूर पड़ा रहता है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल की। एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले कंबशन रिएक्शन, अभी हमने बताया था CH3 CH2OH। अगर इसको कंबशन कराते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें हीट और लाइट निकलती है। ठीक है, हीट एंड लाइट। ठीक है, ये हो जाती है हमारी क्या, कंबशन रिएक्शन ऑफ एथेनॉल। अब बात करते हैं किसकी, रिएक्शन विद सोडियम। अगर एथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, CH3 CH2ONA। ठीक है, सोडियम
एथॉक्साइड बन जाता है इसमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें, अगर CH3 CH2OH प्लस O, ठीक है, K2 Cr2O7 प्लस H2SO4, इसको ले लेते हैं, या KMnO4, ठीक है। किसी के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं तो क्या बनता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कोहल को, किसमें, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टिक एसिड में, ठीक है। तो ये हो जाती है क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात कर लें किसकी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकाल देना, डिहाइड्रेटेड होते हो ना, मतलब वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इससे डिहाइड्रेट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर निकाल रहे हैं, तो मतलब कि CH3CH2OH, ठीक है। इसका डिहाइड्रेशन कराने क्या करोगे, H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लोगे और क्या करा दोगे, हीट, तो क्या हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए एथ डबल बॉन्ड इन, एथीन, ठीक है। अब स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन देख लेते हैं। स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, CH3 CH2 एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, एस्टिक एसिड के साथ, तुम्हारा क्या बनता है, एस्टर बनता है, CH3COO C2H5। इसकी बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल होती है, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है एस्टर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं किसकी, यूजेस की। ये बहुत अच्छा जलता है तो इसके लिए इसको हम यूज करते हैं किसमें, एज ए फ्यूल। मेकिंग एंटी फ्रीज मिक्सचर विच आर यूज इन रेडिएटर। रेडिएटर में जो यूज होता है वो क्या होता है, एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाने में इसका यूज होता है, इसलिए इसका यूज, एथेनॉल का यूज कहाँ करते हैं, रेडिएटर में। मोटर व्हीकल में करते हैं, कोल्ड कंट्रीज में, यूज इन मेडिसिन में, होम्योपैथिक मेडिसिन अभी बताया ये, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एथेनोइक एसिड। इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, CH3COOH, 2 कार्बन के लिए एथ, COOH है तो ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। अब अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या है, कलरलेस होता है एथेनोइक एसिड, पंजेंट स्मेल लिक्विड होता है, ठीक है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 118 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 16.6 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है, इसी की वजह से जो ठंडियों में होता है, जो क्या हो जाता है, ये जम जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसी एथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ। अगर इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, CH3COONA प्लस वाटर, क्या होगा, सोडियम एसीटेट बन जाता है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दें, Na के साथ, CH3COOH प्लस Na। अगर इसके साथ रिएक्शन Na के साथ करवाते हैं, मतलब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसकी रिएक्शन और देख लेते हैं किसके साथ, CH3COOH। अगर इसकी रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम NaHCO3 के साथ भी करवा सकते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, NaHCO3, तो ये क्या बना देता है हमारा, सेम CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विद एल्कोहल अभी देखी थी, इसकी रिएक्शन CH3COOH प्लस CH3CH2OH। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, एस्टर बन जाता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये क्या बन जाता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बन जाता है। ये हमने क्या पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। आगे चल के हम बात कर लेते हैं किसकी, यूजेज ऑफ एथेनोइक एसिड। सबसे पहला यूज इसका क्या है, विनेगर बनाने में, ठीक है, विच इज यूज एज प्रिजर्विंग फूड, ठीक है, यूज एज रिएजेंट इन लैब। अगला यूज क्या लिख सकते हो, सोडियम एसीटेट बनाने में यूज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज में मिलता है, ठीक है, वही हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, यूज में लिख सकते हो, एस्टर बनाने में, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। अब बात करते हैं किसकी, सोप एंड डिटर्जेंट्स की। क्या होते हैं सोप्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या होते हैं सोप्स? सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसमें एग्जांपल आप ये देख लेते हैं, क्या C17H35COONA, ये सोडियम का सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या है? सोप है। इसका नाम क्या है? सोडियम स्टेरेट। ठीक है, अब सोप जो होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट होता है क्या? हाइड्रोफोबिक, और दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरा पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है मतलब आयनिक पार्ट, वो क्या करता है? फिलिक। ठीक है, फिलिक मतलब लव। ठीक है, और हाइड्रो मतलब पानी। तो जो वाटर से प्रेम करता है वो क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया। और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब फियर। फोबिक मतलब फियर। ठीक है, तो मतलब जो पानी से घृणा करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? पानी से घृणा करता है। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? पानी से प्रेम करता है। ठीक है, तो अब हम अगर इसकी बात करें क्या, C17H35COONA, तो इसमें क्या होता है? C17H35, ये क्या हो गया? हमारा कार्बन चैन हो गया। तो ये पार्ट जो होता है, ठीक है, ये पार्ट क्या होता है? ये पार्ट होता है हमारा क्या? हाइड्रोफोबिक। ये क्या पार्ट होता है हमारा? हाइड्रोफोबिक। और ये पार्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। मतलब ये जो है वो पानी के पास जाना चाहेगा, ये क्या है? पानी से दूर होना चाहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे क्या? मोस्ट ऑफ द डर्ट एंड ऑयल इज, क्या होता है? जो ज्यादातर डर्ट होती है उसमें ऑयल होता है। ठीक है, और ऑयल आपको पता है क्या? वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है, तो वहीं पे हम यूज करते हैं किसको? डर्ट को साफ करने के लिए सोप या डिटर्जेंट्स का। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे हमारी ये डर्ट है, ठीक है, ये डर्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या लेते हैं? पानी। ठीक है, अब पानी है, इसमें कपड़े में मान लो आपके डर्ट लगी है, इसमें डाल लिया कि इसमें पानी में। अब इसमें क्या डाल देते हैं? सौंफ। ठीक है, अब जब सौंफ डालते हैं तो क्या होता है? अगर सौंफ डालते हैं तो जो सौंफ का पिछला वाला भाग होता है, ठीक है, ये अब इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, आयनिक पार्ट, और जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। मतलब ये कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा पार्ट होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ये किसके पास जाएगा? जाना चाहेगा पानी के पास। लेकिन ये जो पार्ट होगा, ये जो लॉन्ग चेन कार्बन होगा, ये किसके, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। ये पानी से दूर होना चाहेगा। ठीक है, तो जब इसमें सौंफ को डालते हैं तो ये हमारी डर्ट है, ये ऑयल है या डर्ट है। ठीक है, तो जब इसमें सौंफ को डालते हैं तो क्या होता है? इसका जो ये वाला पार्ट होता है, हेड पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड। हाइड्रोफोबिक पार्ट को क्या बोलते हैं? टेल। ठीक है, टेल मतलब पूंछ, मतलब हाथ और पैर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो जो इसका सिर वाला पार्ट है वो क्या है? पानी से तो प्रेम करता है, लेकिन जो इसका दूसरा वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट, वो क्या करता है? पानी के पास नहीं जाना चाहिए, वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो वो किसके पास चला जाता है? डर्ट के पास। ठीक है, वैसे इसमें क्या होता है? ये क्या फॉर्म हो जाता है? स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म हो जाता है? स्ट्रक्चर। ये क्या फॉर्म हो जाता है? स्ट्रक्चर। मतलब जो इसका टेल वाला पार्ट होता है वो डर्ट से जाके चिपक जाता है, और जो इसका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये पानी में रहता है, और जो इसका टेल वाला पार्ट है, लॉन्ग चेन जो होती है वो किस में चली जाती है? डर्ट में। तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मिसेल। इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? मिसेल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे डर्ट होती है उसमें कोई सौंफ डालते हैं तो क्या होता है? जो इसका टेल वाला पार्ट होता है वो डर्ट से जाके चिपक जाता है, और जो इसका आयनिक वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो हेड पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो किससे होता है? डर्ट से वो दूर रहता है। और क्योंकि ये जो लॉन्ग चेन है वो क्या है? पानी से घृणा करती है, हाइड्रोफोबिक है, तो किससे जाके? डर्ट से जाके चिपक जाती है। तो इस तरीके से क्या होती है? हमारे कोई डर्ट को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेशन हो जाता है क्या? मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं पे आगे यहाँ पे लिखा है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सौंफ या क्लीनिंग। ठीक है, वही हमने लिखा है क्या? सौंफ इन द फॉर्म ऑफ मिसेल इज एबल टू क्लीन द डर्ट। जो मिसेल के फॉर्म में होती है वो क्या करती है? डर्ट को क्लीन करती है।
तो जो सॉप ही है, सॉप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल इज एबल टू क्लीन द डर्ट सिंस इट इज कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, द मिसेल वन एंड इज टुवर्ड्स द ऑयल। मिसेल का भी हमने दिखाया था, जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था वो क्या था, मिसेल। उसका एक एंड होता है वो टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट एंड द अदर एंड इज विच इज आयनिक फेस आउटसाइड। आयनिक फेस क्या था, आउटसाइड, और जो डर्ट वाला था वो क्या था, टुवर्ड्स द किसके था, मिसेल। ठीक है, और दूसरा अगला पॉइंट क्या है, द मिसेल स्टे इन द सोल्यूशन एज द कोलाइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज द आयन रिपल्सन। Thus the dirt suspended in the micelle is also easily rinsed away. The soap micelle are large enough to scatter light, hence a soap solution appears cloudy. तो ये पूरा प्रोसेस हो जाता है क्या, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, डिटर्जेंट्स की। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। ठीक है, वो क्या होते थे, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट, ये भी क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट या किसके साथ, अमोनियम के सॉल्ट होते हैं विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। ठीक है, अब इसके बात कर लेते हैं इसकी इफेक्टिवनेस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर। अगर इनके इफेक्टिवनेस की बात करें किसकी, सोप एंड डिटर्जेंट्स की हार्ड वाटर में, तो क्या है, सोप इज नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एज इट रिएक्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। सोप क्यों हार्ड वाटर के लिए रिएक्टिव अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमारा हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम होता है। तो क्या करता है सोप, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। इसी के लिए ये हार्ड वाटर के साथ क्या है, सोप इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में क्या होता है, इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कवर कर लिया है। बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।